यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आपके सामने हूँ और अब थोड़े से वो पोर्शंस को भी मैं कर देता हूँ जो इस साल IIT JEE में पूछे गए हैं, दैट इज़ 2021 में, और वो मार्च में आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 के मार्च के जो सेकंड शिफ्ट में, जो आपको सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ 2 से 5 तक वाले एग्ज़ाम में, उससे फोर्स और फ्रिक्शन के मैंने सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लिया और 1 बाय 1 आपके साथ कराते चल रहा। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन कि दिस इज ए सॉलिड सिलेंडर wrapped in a inextensible wire, you can see it from there. I have taken that figure here also. So this is the solid cylinder wrapped in a inextensible and smooth wire, and it is fixed with a support, you can just see it. Now it is gently placed on a rough inclined plane whose angle of inclination is 60 degree. You can just check it here. And the coefficient of friction mu is equal to 0.4 according to the questions. Now the point is कि what will happen अगर मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ तो क्या ये इक्विलिब्रियम की पोजीशंस पर रहेगा, और it will cross the limiting equilibrium and it starts moving on this rough inclined purpose. So we have to check 1 by 1. And here it is a given mass of the cylinder is m. अब हमें क्या देखना है कि what is this force, and without any doubt this is the mg and sine of theta. This much of a force is acting on this cylinder which passes through its center. Of course, since it is a string, there must be a tension, and in order to balance it there must be a frictional force up the down. टेंडेंसी क्या होगा इसका, नीचे स्लिप करने की, फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगा, F पर। सो ओके, नाउ लेट अस कंसीडर दिस टू बी एट इक्विलिब्रियम। पहला मैं केस को क्या मानूं, मैं मानता हूं इसे हमारी तरफ से ये स्टेप ऐसे करके चलना चाहिए। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या मान लें, कंसीडर inclined surface has sufficient friction। मैं ये मान के चलता हूँ sufficient friction, हालांकि ये coefficient of friction 0.4 दिया हुआ है according to the question। अब क्या होगा, ये frictions लग गया, that is ये self adjust करता हुआ F आ गया, और ये tensions T आ गया, आप ये देख सकते हैं, और mg है। अब अगर मैं ये मानूं कि sufficient friction है and it is equilibrium, it is at equilibrium, ये भी मैं मान लेता हूँ। अब क्या हो जाएगा, सिंपल लॉजिक हो जाएगा, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स डाउन द इंक्लाइन, मतलब mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू t प्लस f। दैट इज द फर्स्ट चॉइस विदाउट एनी डाउट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। क्या सेकंड पॉइंट की मैं आपकी चर्चा करना चाहता हूं कि अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो व्हाट शुड बी द नेट टॉर्क। नेट टॉर्क अबाउट इट सेंटर मस्ट बी जीरो। एक फोर्स तो यहीं से पास कर गया, दैट इज mg sin थीटा, सो इट डज नॉट क्रिएट एनी टॉर्क, है ना, क्योंकि पॉइंट से पास करने पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। दूसरा, आप अगर नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन फर्दर पासिस फ्रॉम दिस, सो देयर इज ए नो टॉर्क ड्यू टू द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सपोर्ट। अब बच गया दो फोर्स हो गए, एक T और F। इट मीन्स अगर इसकी रेडियस को हम r मान लें, लेट अस सपोज रेडियस इज r, तो T इंटू आर क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा, T इंटू आर क्लॉकवाइज टॉर्क, एंड दैट इज ए निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या आ जाएगा, F इंटू आर, क्योंकि दोनों तरफ से रेडियस है, एंड नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो। नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो एट O। इट मीन्स दोनों को कैंसिल होता हुआ तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, F, या F इज इक्वल टू T। अब अगर इसमें हम इसकी वैल्यूज को पुट कर दें T इक्वल टू F, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2F इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा। अब आप F की वैल्यू को निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ mg एंड साइन 60 इक्वल टू √3/2, एंड दिस इज 2 1/4। नाउ mg √3/4, this is equal to mg √3 equal to 1.7, and this is 4. This is roughly 0.4 mg. You can just check it. This is the F required for not to roll या इक्विलिब्रियम में इसे आने के लिए। अब आप एक काम कीजिए, F लिमिटिंग की वैल्यू निकाल लीजिए। सो व्हाट इज द F लिमिटिंग? अगर मैं F लिमिटिंग की बात करता हूँ तो दिस इज ऑल टाइम म्यू इंटू एन, करेक्ट। म्यू की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0.4, आप 0.4 रहने दीजिए। व्हाट इज द एन? दिस इज द mg एंड कॉस ऑफ थीटा।
है ना, क्योंकि एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शंस आप अगर लेते हैं तो दिस इज एम जी कॉस थीटा, जो कि नॉर्मल रिएक्शन की ये कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा आती है ग्रेविटी की, और एक एम जी साइन थीटा आता है। 0.4 का मतलब 4/10, एम जी को उसी के टर्म में रहिए, चूँकि आंसर के टर्म एम जी के टर्म में है, एंड दिस इज 1/2, 2 से 2 कट गया, एंड दिस इज 5। सो व्हाट इज दिस एम जी बाई 5। अगर इसकी मैग्नीट्यूड को चेक करते हैं तो 0.2 mg। नाउ कंपेयर दिस इज द एफ लिमिटिंग। अब आप अगर कंपेयर करते हैं तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज आता है। रिक्वायर्ड कितना चाहिए? 0.4 mg, ताकि ये इक्विलिब्रियम पर रह सके। लेकिन आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल कितना है लिमिटिंग? 0.2 mg। तो ये तय बात है कि वो उस पोजीशन पर नहीं रहेगा, इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। जो सिलेंडर क्या कहेगा, जो उसके ऊपर रैप्ट है, स्लाइड करेगा, एंड द फ्रिक्शन फोर्स विल इक्वल टू F limiting mg by 5, and that is your answer. Choice is the answer. Yes, my dear students, ये JEE 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, मार्च के सेकंड शिफ्ट में आया, दैट इज 3 to 6 PM वाले शिफ्ट में आया। क्या कहता है क्वेश्चन कि देर इज ए ब्लॉक, यू कैन जस्ट सी इट, एंड द फोर्स F is applied on it, and this angle is theta, okay, and the coefficient of friction is 1/√3. Now the question is, what is the minimum amount of force required? ध्यान दीजिएगा, what is the minimum amount of force required just to pull it? Minimum amount, angle भी नहीं दिया हुआ है, angle is still unknown, force is still unknown, you can check it, and what is the minimum amount of force that is to be required, and that is also integer type. The mass of the block is also given, and this is equal to 1 kg. Now just move it. ऐसे क्वेश्चंस IIT JEE एक नहीं बल्कि कई बार पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको दोनों चीज़ निकालना पड़ता है। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द थीटा वैल्यू, कि किस एंगल पर मैं इसे पुल करूं ताकि मिनिमम फोर्स लगेगा। आप ये भी याद रखिएगा कि आप इसे हॉरिजॉन्टल कभी मत लीजिएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो वैल्यू ज़्यादा आ जाता है। इसके पीछे क्या कारण होता है कि जैसे ही आप नॉर्मल रिएक्शंस को, जैसे ही आप एफ इंक्लाइन करते हैं, इसकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम जाती है, और जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन कमता है तो फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट भी कम हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज़ को अगर आप पुल करना चाहते हैं और आप मिनिमम फोर्स पर पुल करना चाहते हैं तो नेवर पुल इट एट ए 45 हॉरिजॉन्टली, रेदर इट हैज़ टू बी एडजस्टेड बाय सर्टेन एंगल। किस एंगल पर होगा ये मैं भी आपको चेक करता हूँ। सबसे पहले बात आ जाइए कि इसके दो कंपोनेंट हो गए। कौन कौन कंपोनेंट हो गए? एफ कॉस थीटा जो इसको पुल करेगा, और दूसरा कंपोनेंट उसी फोर्स का क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा जो उसके नॉर्मल रिएक्शन को कम करेगा। सो कैन वी फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन? यस, दैट इज पॉसिबल। अगर इसकी mg मान लें, ग्रेविटी फोर्स हो गया, तो दैट इज mg माइनस ऑफ एफ साइन थीटा। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन विदाउट एनी डाउट। अब प्रश्न ये उठता है कि जब मैं इसे आगे पुल करूंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड लगेगा? और पीछे, और ये अपना लिमिटिंग स्टेज में पहुंच जाएगा, बिकॉज इट हैज जस्ट टू मूव। आपको वो मिनिमम फोर्स लगाना है जिस पर ये मूव कर जाए। सो कैन यू फाइंड द एफ लिमिटिंग? यस, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, एंड दिस इज ऑल टाइम म्यू इनटू एन। म्यू की वैल्यू अभी रहने दीजिए, बाद में पुट कर लेंगे। दिस इज एम जी माइनस ऑफ एफ साइन थीटा। दिस इज इक्वल, म्यू का वैल्यू 1/√3 है। दिस इज द एफ लिमिटिंग। मतलब इतना ऑफर करेगा रेसिस्टेंस, और इसको पुल कौन करेगा? एफ कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। लेकिन अगर हम मिनिमम की बात करें तो इक्वलिटी पर आ जाएंगे, तब मेरे पास क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। चूंकि f आपको निकालना है, दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू एम जी। यस, नाउ अब मैं क्या करूँगा? f की वैल्यूज को ले लीजिए। सो व्हाट इज दिस f वैल्यू? म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये आपका आ गया। तो यही आपके पास मिनिमम वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि दिस थीटा वैल्यू यू डू नॉट नो। अब आप क्या करेंगे? इस थीटा को निकालने के लिए म्यू एम जी इज ऑल टाइम कॉन्स्टेंट वैल्यू। वेरी क्या करेगा? एंगल को एडजस्ट करना, मतलब दिस इज टू बी
तो एफ मिनिमम होने के लिए कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और इसकी मैक्सिमम होने के लिए इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसके सेकंड फेज में आ जाइए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। चूंकि ये एक मैक्सिमम वैल्यू होना है, क्योंकि इसको एफ को मिनिमम होना है, तो ये मैक्सिमा हो गया, और इसको किस चीज़ से वेरी कर रहा है, डी थीटा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो दिस इज अ माइनस साइन थीटा एंड ऑब्वियसली प्लस म्यू कॉस थीटा, एंड दिस मस्ट इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज ए म्यू, म्यू अगर हम लोग उस साइड ले जाएं तो म्यू इक्वल टू टेन थीटा। अब यहीं पर इंपॉर्टेंट चीज आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए म्यू, दैट इज टेन थीटा। अब आप एफ मिनिमम की वैल्यूज को इसमें पुट कीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा, एंड यू गेट द आंसर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए म्यू, दैट इज ऑल टाइम गिवन 1/√3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू टेन थीटा। इसलिए थीटा की वैल्यू बच्चे लोग क्या हो जाएंगे, 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 इक्वल टू 30 डिग्री। यस, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एफ हियर एंड गेट द आंसर। सो व्हाट इज दिस एफ वैल्यू एज पर द क्वेश्चन, म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू 0.4, यस, एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10। सो दिस इज द वैल्यू कॉस थीटा, कॉस 30, व्हाट इज दिस वैल्यू, √3/2 प्लस म्यू दैट इज 0.4 इंटू साइन थीटा, साइन 30 हाफ। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज सो सिंपल, 5 न्यूटन वैल्यू आ जाता है। सिंप्लीफाई करने पर ये 5 न्यूटन। सो इंटीजर्स में क्या हो गया, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, दिस इज 5 न्यूटन, एंड व्हाट एंगल इट शुड बी पुल्ड, इस केस के लिए 30 डिग्री आ गया। तो एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको एडजस्ट करना पड़े ना एंगल को, इस वैल्यू को याद रखिएगा, बल्कि मेमोराइज भी कर सकते हैं कि टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू। इसी म्यू पर अगर आपके पास देखिएगा कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू, ऐसे जैसे म्यू का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, थीटा का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। और इन केस अगर ये म्यू 0 है, दैट इज स्मूथ सरफेस पर है, तो थीटा भी 0 हो जाएगा, और तब उस केस में आप इसे हॉरिजॉन्टली पुल कीजिएगा तो मिनिमम फोर्स लगेगा। और जैसे जैसे म्यू का वैल्यू बढ़ता जाएगा, थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। ये आप अपने कॉन्फिडेंस में डाल के रखिए, ताकि कभी भी क्वेश्चन ट्विस्ट होगा तो आप पकड़ लीजिएगा। और जैसे ही थीटा की वैल्यू आ जाते हैं तो एफ मिनिमम में यहाँ पर इसकी पुट कर दीजिए, और पुट करने के बाद हमारे पास 5 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी जेईई 2021 का क्वेश्चन है, मार्च में ही पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का। अब क्वेश्चंस क्या पूछता है कि देयर इज ए ब्लॉक, देख सकते हैं, हुज मास इज 5 kg एंड इट इज केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हुज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। यस, देयर इज ए बॉय हुज मास इज 4 kg, इस बच्चे का मास है 4 kg, एंड इट इज ऑन द टॉप ऑफ दिस ब्लॉक विच इज ऑल्सो ए रफ सरफेस, एंड इट होल्ड्स, ये देख सकते हैं, ही होल्ड्स ए रोप like string rather कह लीजिए, which passes through the 2 pulleys such that this portion is a horizontal, this string is a vertical, and this is a horizontal. Now अब ये कहता है कि what maximum force he can afford, कितना ये लड़का मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, so that the block just does not move, ब्लॉक आगे की ओर नहीं मूव करता है। तो इस क्वेश्चन पर जरा सा गौर कीजिएगा। इस क्वेश्चन पर गौर करने पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें एंगल दिया ही हुआ नहीं है, देयर इज नो एंगल गिवन। उस लड़के किस एंगल पर खींचेगा उसमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को, जो मैंने पिछले क्वेश्चन भी सॉल्व किया, बल्कि इसी साल का ही क्वेश्चन, ठीक उसके पहले का ही क्वेश्चन था, उससे टाई करता हुआ कि आप अज्यूम कर लीजिए कि लेट अस सपोज इट मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, एंड लेट अस सपोज इट हैज टेंशन, यहाँ पर टेंशन टी लग रहा है और इस पर टेंशन टी लग रहा है। लाइकवाइज अब टेंशंस की, चूंकि एक ही स्ट्रिंग है, तो टेंशन विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू आउट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लाइक दैट। दिस इज द अरेंजमेंट। यस, नाउ कितना हो गया, ये बॉय का वजन और ये ब्लॉक का वजन दोनों को ऐड आप कर लीजिए, तो दिस इज 90 न्यूटन फोर्स लग रहा है आपको, 90 न्यूटन लग रहा है इस ब्लॉक का, और प्लस इस मास का लेके नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लगा दीजिए। एक टेंशन इस साइड खींच रहा है, व्हाट इज दिस वैल्यू, टी, और इसी टेंशन्स का एक पार्ट इधर खींच रहा है, सॉरी टेंशन टी लग रहा है, यहाँ पर इसका एक पुल कर रहा है, दिस इज द वैल्यू टी कॉस थीटा,
और एक वैल्यू क्या हो जाएगा जो वर्टिकली इसको अपलिफ्ट करेगा, टी साइन थीटा, एंड दिस डिक्रीजेस द नॉर्मल रिएक्शन। अब इस दोनों कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टली खींच रहा है उसको कौन सा बैलेंस करेगा? दिस इज द एफ लिमिटेड, यहां पर कोई डाउट नहीं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम एंड नॉर्मल रिएक्शन टी साइन थीटा। स्ट्रिंग का वह कंपोनेंट जो लिफ्ट करेगा इस ब्लॉक को, टी कॉस थीटा आगे की ओर पुल करेगा, टेंशन में पुल करेगा। सो कैन वी फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन? यस। व्हाट इज दिस नॉर्मल रिएक्शन? दिस इज द 90 एंड उसको डिक्रीज कर देगा टी साइन थीटा। दिस इज ऑल टाइम नॉर्मल रिएक्शन हो गया। नाउ व्हाट इज द एफ लिमिटिंग? ये जो वैल्यू है एफ लिमिटिंग आ जाएगा म्यू इंटू एन, 90 माइनस टी साइन थीटा। म्यू की वैल्यू हाफ है, बाद में पुट कर लेंगे। नाउ अब ये लिमिटिंग इसको पीछे की ओर है और इसको कितना मैक्सिमम आगे हम दे सकते हैं, टी प्लस टी कॉस थीटा। तो यहां पर से आ जाइए, टी प्लस टी कॉस थीटा पुलिंग फोर्स मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन दिस, अदरवाइज इट विल मूव। तो कम से कम कितना होना चाहिए? म्यू 90 माइनस टी साइन थीटा। वेरी फाइन, ठीक है। अब आपको t को एक तरफ कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा? t प्लस टी कॉस थीटा, दैट इज सिंपल। यहां पर आ जाएगा म्यू इंटू 90 माइनस म्यू टी साइन थीटा। वेरी फाइन। अब हम t को लेफ्ट साइड पूरा ले लेते हैं, तो t प्लस टी कॉस थीटा प्लस म्यू टी साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू 90, म्यू की वैल्यू हाफ है तो ये 45 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर यहाँ भी म्यू की वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? हाफ पुट कर दें तो दिस इज 2t प्लस 2t कॉस थीटा प्लस t साइन थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 इंटू 2। हमने क्या किया? म्यू की वैल्यू को 1/2 ले लिया, एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये पोर्शन कट चुका है, म्यू की वैल्यू खत्म हो चुका है, तो टी साइन थीटा और यहाँ से 40 आ गया। इससे अगर हम टी की कॉमन अगर ले लें तो मेरे पास कितना आ जाता है? दिस टी अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा एंड देयर आफ्टर साइन थीटा, एंड this much is equal to 90. Very fine. So can we find t? Yes, we can. What is this value? 90, 2 plus 2 cos theta and sin theta. ये वैल्यूज आ गया। हम इसे ब्लॉक को घेर लेते हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया जो प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं किया था। नाउ फॉर t टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? तो दिस लोअर वैल्यू डिनोमिनेटर, ये वैल्यू क्या आना चाहिए? हमारा मैक्सिमम आना चाहिए, ताकि t मिनिमम आ सके, या अगर t मैक्सिमम लेना, मैक्सिमम ही हमें लेना है तो ये मिनिमम आ सके। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मस्ट इक्वल टू 0। चूंकि ये मिनिमा आ चुका है, 0 हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 0 हो जाएगा। 2 कॉस थीटा की जगह पर माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा की जगह पर कॉस थीटा, डिफ्रेंसिएशन में 0, देयरफॉर 2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसलिए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चे लोग? 1/2। आप देख सकते हैं 1/2 का मतलब क्या हो गया? म्यू। यहाँ पर एक चेक कर लीजिए, व्हाट इज टेन थीटा? चूंकि हमने म्यू का वैल्यू 0.5 ले रखा है तो ये वही कंडीशन आ गया टेन थीटा म्यू पर, वह आपका मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, यू फाइनली गेट द आंसर। सो व्हाट इज टी? दैट इज ए 90, 2 प्लस 2 एंड दिस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यूज को आप कैसे पुट कर सकते हैं? साइन थीटा आप यहाँ ले लीजिए, टेन थीटा इक्वल टू 1, 2 and this is √5 and this is theta इसकी। so what is sin theta? that is 1/√5. what is cos theta? that is 2/√5। ये वैल्यू आ गया। अब आप इसकी जगह पर पुट करते चले जाइए, what is cos theta? 2/√5 and what is sin theta? sin theta is equal to 1/√5
अब इसको सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू लगभग आपके पास 21 न्यूटन आ जाएगा। दैट इज सिंपल, अगर कैलकुलेट करते हैं 21 न्यूटन। ठीक है, तो ये अपने आप में वही मैक्सिमा मिनिमा वही। अब इसकी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो मैंने अभी देखा tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू, और जब इसकी वैल्यू कन्फाइंड हो गया, जब आ गया, तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं और टेंशन हम मैक्सिमा निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप उस क्वेश्चन पर जरा सा गौर कीजिए जो जेई के 2021 में आया हुआ, और ये 16 मार्च को ये क्वेश्चन आया और वो फर्स्ट शिफ्ट में आया है, 9 से 12 वाली शिफ्ट में आया। क्या कहता है, देयर इज ए ब्लॉक। कितना आसान क्वेश्चन, आप चेक कीजिए। देयर इज ए ब्लॉक केप्ट ऑन ए rough surface which coefficient of kinetic friction mu k is given. Now this block is pulled by a force F with an angle theta with horizontal. Now पूछता है what is the acceleration of this block। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से एक कोई करेक्ट होगा। आप क्या कीजिएगा, अब ये अगर एक्सीलरेशन है तो इसके सबसे पहले आप 2 कंपोनेंट को ज़रा सा रिजॉल्व कर लीजिए। इस दिशा में कितना हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल जो इसे पुल करेगा F cos थीटा, और जो ऊपर की ओर इसे लिफ्ट अप करेगा, जो इसके नॉर्मल रिएक्शन को रिड्यूस करेगा, वह F sin थीटा हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द बेस लगेगा, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, और ये आपका ग्रेविटी फोर्स लगेगा। कैन यू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, यस देयर इज ए पॉसिबिलिटी। व्हाट इज ए एन, mg, और इसमें कितना रिड्यूस कर दिया, F sin थीटा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने देखा। तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। कैन यू फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, यस देयर इज ए पॉसिबिलिटी। सो फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड लगेगा, बैकअप लगेगा, पैरेलल टू द सरफेस, एंड दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इट कैन ऑफर एट द टाइम ऑफ मूविंग, म्यू इंटू एन। सो म्यू के, दिस इज द mg माइनस ऑफ F sin थीटा। अब इसको पुल कौन करेगा, F cos थीटा। देयरफॉर व्हाट इज द नेट फोर्स, कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जो आपने लगाया वह कितना है, F cos थीटा। वेरी फाइन। जो आपको मूवमेंट में अपोज करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू के mg माइनस F sin थीटा। ओके, नाउ व्हाट इज द नेट फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इनटू एक्सीलरेशन, and this is the acceleration which is required, and this of course this acceleration acts along the horizontal direction, acceleration of the block, acceleration of block, ये मैंने इससे मान लिया। अब क्या हो जाएगा इसका एक्सीलरेशन, दिस एक्सीलरेशन मास F इक्वल टू F cos थीटा माइनस म्यू के mg माइनस F sin थीटा, इसको मास से डिवाइड कर दीजिए। देयरफॉर एक्सीलरेशन इक्वल टू F cos थीटा डिवाइडेड बाई m माइनस म्यू के डिवाइडेड बाई m। यहाँ m को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो दिस इज ए g माइनस F बाई m sin थीटा, एंड दिस इज योर आंसर्स, एंड द आंसर्स यू कैन जस्ट मेक B फॉर द करेक्ट आंसर। सिंपल क्या हो गया, एक्सीलरेशन मास से डिवाइड किया F बाई एम कॉस थीटा, म्यू के m से m कट दिया, चूंकि m ये डिवाइड करना था, और ये सेकंड पार्ट में F बाई एम साइन थीटा। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या रेदर हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशंस ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल, एंड यू टाइप द आंसर्स। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस भी आपको 16 मार्च को ही आया हुआ था, और वो भी सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है, देयर इज ए सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल में ले लिया गया है, देयर इज ए सर्कुलर ग्रूव ऑन विच ए ब्लॉक इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड such that mass of the block is 0.2 kg, radius of this circular groove equal to 0.20 meter, and the time period is 40 seconds. What is the asked, required क्या है कि what is the normal reaction applied on the block by the wall, मतलब normal reactions क्या होंगे। एक अगर हम लोग जनरल इक्वेशंस की बात करें तो हमारे पास एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा, वह फोर्स कितना हमारे पास होता है सर्कुलर मोशंस में, mv स्क्वायर बाई आर। ये बात को याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। v स्क्वायर बाई आर, अगर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन एक ही रहेगा। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म रहता तो at भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसका मतलब आपके पास क्या रिक्वायर्ड है, m ऑलरेडी दिया है, r ऑलरेडी दिया हुआ है, आपके पास सिर्फ v टर्म नहीं है। दैट इज सिंपल,
v के लिए क्या होता है, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस इट कवर्ड, दैट इज 2 पाई r एंड द टाइम पीरियड. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 पाई r वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाई टाइम 40. इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लें तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 से 20 आ जाएगा, और इसको हम लोग करें तो 2/10 इंटू 20 दैट इज 1/100 मीटर पर सेकेंड. ऑफकोर्स पाई के साथ पाई टर्म हमारा ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई/100 मीटर पर सेकेंड. आराम से आपके पास वेलोसिटी आ गया. तो ये समझिए कि फिर ये आंसर भी आ गया. व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज m is equal to 0.2. let us suppose this is a 0.2. v square that is pi square into 10 to the power 4 इसकी वैल्यू. एंड व्हाट इज r is equal to 0.2. यहाँ से हमारे पास 0.2 से 0.2 कैंसिल होता हुआ. पाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, लगभग 9 पॉइंट, हम लोग ये रफली ले सकते हैं 859 इंटू ये 10 टू द पावर 4 आ गया. सिंपल कैलकुलेशंस मेरे पास आता हुआ m की वैल्यू 0.2, v स्क्वायर पाई स्क्वायर और 10 का पावर 4 और r 0.2 से 0.2 पाई स्क्वायर लगभग 9.859 9.859 भी आप पुट कर सकते हैं. दिस इज अगेन 9 इंटू 10 का पावर -4 न्यूटन. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शंस ऑफर्ड बाय द वॉल टुवर्ड्स द सेंटर. इसकी डायरेक्शन किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन. एंड दिस इज योर आंसर, यू कैन चेक इट फ्रॉम द आंसर. नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक बैंकिंग ऑफ रोड से क्वेश्चन पूछा है, या यूँ कह लीजिए कि एक साइकिल है जो एक सर्कुलर पाथ पर चला रहे हैं. एंड लेट अस कंसीडर फर्स्ट टाइम इट इज ए अनबैंक्ड रोड. सो मैंने फर्स्ट टाइम पर ये क्या शो किया है कि इट इज ए अनबैंक्ड रोड है. फिगर तो नहीं दिया हुआ लेकिन स्टेटमेंट चेक कीजिए, इट इज ए अनबैंक्ड रोड है. कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2. इट मूव्स, द व्हीकल कितना से मूव कर रहा है, 7 किलोमीटर पर आवर. एंड ऑफ कोर्स द रेडियस ऑफ द कर्व इज 2 मीटर. हम देख सकते हैं इट इज ए वेरी शॉर्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ. एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ए 9.5. तो कहता है कि क्या ये सेफ है कि 7 किलोमीटर पर आवर से अगर ये यूनिफॉर्मली मूव कर जाए तो क्या मैं ये कहूँ कि ये स्लिप नहीं करेगा या स्कीड नहीं करेगा. तो पहला केस का स्टेटमेंट को चेक करना है, और ये रहा स्टेटमेंट का एनालिसिस. स्टेटमेंट 1 के लिए सबसे पहला टारगेट क्या कीजिए कि भाई इस स्पीड को छोड़ दीजिए, इसको अभी बात की बात है. पहले व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड, तो ये निकालना है. तो मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड के लिए ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा. दिस mv स्क्वायर बाई r यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, एंड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स म्यू इंटू एन. सो यहाँ पर आपके पास v स्क्वायर बाई r, म्यू इज इक्वल टू म्यू, n इक्वल टू m इंटू g, mm गेटिंग कैंसिल. सो व्हाट इज द v, म्यू, r एंड g एंड अंडर रूट. सो दिस इज द परमिसेबल स्पीड. इससे ज़्यादा नहीं अलाउड किया जा सकता है फॉर सेफ ट्रेवल ऑन सर्कुलर पाथ. ये एक छोटा सा एनालिसिस है जो हम लोग काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, अगर आप इसकी वैल्यूज़ को लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू 0.2, यस, आर की वैल्यू भी 2 दिया हुआ, एंड जी इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 9.8 ले सकते हैं. रफली अगर इसे 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं. अगर हम लोग 10 ही ले लें, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी कर लेते हैं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 और 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड. ये हमने एक रफली ले लिया, भी सेफ. ओके, अब हम देखते हैं कि व्हीकल का स्पीड अपना कितना है. दिस इज, तो इसको ज़रा सा चेक करते हैं, वी व्हीकल का है कितना, क्या ये सेफ है या नहीं है. तो 7 किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकेंड आ जाता है. किलोमीटर पर आवर इज कन्वर्टेड बाय मल्टीप्लाइंग. तो इसका मतलब क्या हो गया, 35/18. इट इज ए लेस देन 2 मीटर पर सेकेंड. सो जो आप ड्राइव कर रहे हैं वो 2 मीटर पर सेकेंड से कम है, और अलाउड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड. सो आपकी जर्नी एकदम से सेफ है. क्लियर कट आइडिया हो गया. यस. अब प्रश्न ये करता है कि नाउ लेट अस सपोज इट इज ए बैंक्ड. अब इसे मैं मोड़ देता हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बैंकिंग,
एलिवेशंस ऑफ द आउटर एज ऑफ द रोड, ये आउटर एज हो गया रोड का विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, मैंने इसे मोड़ दिया। ऑफ कोर्स मेंटेनिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 एंड रेडियस इज 2। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपने स्पीड को बढ़ा दिया 18.5 किलोमीटर पर आवर। क्या ये जर्नी का सेफ स्पीड है या अब हमें स्पीड को कम करना पड़ेगा, ये चेक करना है स्टेटमेंट 2 से। आइए नाउ व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट 2, भी परमिसिबल, जो मैक्सिमम परमिसिबल होते हैं, मैंने डिराइव भी किया था मैक्सिमम परमिसिबल ऑन ए बैंक्ड रफ रोड इज इक्वल टू आर जी, ये उसके फॉर्मूला आ जाएंगे, एंड दिस इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई cos theta minus mu sin theta. So this is the maximum permissible speed on a banked road. Now putting this value, what is this R value? Already known to you. This is 2. G value आप 10 ही लेके चलिए, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी करता हुआ। दिस इज sin 45 cos 45। अगर आप इसकी सिंप्लीफाई कीजिएगा 1/√2 1/√2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू एंड अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20 हो गया और यहाँ पर 1.2 और यहाँ पर 0.8 आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, भी मैक्सिमम इज इक्वल टू 12 इंटू 18/8 अंडर रूट। 4 2 जा 8, 4 3 10 √30। तो दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड √30 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये चेक कीजिए कि आपने प्रोवाइड कितना कर सकते हैं, आपने प्रोवाइड कितना करके रखा है 18.5, ये परमिसिबल। ये आप उसकी निकालिए कि आपने अलाउड कितना किया है, जिससे आप मूव कर रहे हैं। तो 18.5 इंटू इसे 8/5 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से इसे भी कर दीजिए, 5/18। ये लगभग कट जाएगा और ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाते हैं, ये लेस देन √30 से आ जाते हैं। दिस इज अगेन लेस देन √30। आप अगर इसको देखिएगा तो √5 आ जाता है, ये आप आराम से देख सकते हैं कि दिस इज द सेफ एंड सेफ वेलोसिटी। तो आपका मतलब क्या हो गया कि √30 है और आप कितना अलाउ कर रहे हैं, यहाँ से आप चेक कर लीजिए कि आपने 7 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 लगभग ये 1 टर्म आ जाएगा, ये 5 आ जाता है और इसकी वैल्यू मोर देन 5 है। ये वैल्यू 5 पॉइंट लगभग 4 के करीब आता हुआ मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू कितना आता हुआ, लगभग 5 के बराबर। आप ये चेक कर सकते हैं, इट इज ऑलमोस्ट 5 या 5.1 मीटर पर सेकेंड। आपने अलाउ कितना किया है 5.1 और मैक्सिमम आप 5.4 तक जा सकते हैं। देयरफॉर दिस लिमिट इज सेफ, सो वी कैन से बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार जरा से फिर सर्कुलर मोशंस पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये सर्कुलर मोशंस में कैसा है, व्हील इज रोटेटिंग विद ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशंस कैसे है, क्या देता है कि ये व्हील जो है, आप यहाँ पर डेटा को चेक कर लीजिए, व्हील इज मूविंग विथ 900 RPM इनिशियली, एंड ड्यू टू द एक्सीलरेशन इट्स एंगुलर स्पीड इंक्रीजेज टू 2400 RPM, that is a revolution per minute, and the time taken is equal to 26 seconds. Then what is the question, how many revolution does it make, what is the n, that is number of revolutions during that time, during that time कितना रिवॉल्यूशंस करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आपके सामने क्या है भाई कि ये रिवॉल्यूशंस पर सेकंड है ना, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला को यूज़ कर पाएंगे। रिवॉल्यूशंस, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, रेडियन मिनट को करेंगे तो 60 से करेंगे तो ये आ गया रेडियन पर सेकंड। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, 0 से 0, दैट इज 30 पाई रेडियन पर सेकंड। सो ओके, कैन यू फाइंड द फाइनल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, 2400 into 2 pi by 60, that is a radian 0 0, that is a 80 pi radian per second.
अब आपके पास यहाँ पर दोनों चीज आ गया, एक 80 पाई रेडियन पर सेकेंड। कैन यू अप्लाई द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द अल्फा? यस, दैट इज पॉसिबल। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये हम लोग सर्कुलर मोशंस में पढ़ चुके हैं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन एंड टाइम। सो व्हाट इज दिस वैल्यू? 80 पाई, वहाँ से आप उठा सकते हैं। व्हाट इज द इनिशियल? दैट इज 30 पाई। व्हाट इज अल्फा? दैट यू डू नॉट नो, लेकिन यहाँ पर आपके पास 26 सेकेंड है। सो व्हाट इज दिस अल्फा? 50 पाई डिवाइडेड बाई 26 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। कैन यू फाइंड व्हाट इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? यस, दिस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। What is the omega naught? That is already given in terms of radian per second, 30 pi. Okay. What is t? Already given, 26 सेकेंड में कितना मूव कर रहा है? हाफ अल्फा 50 पाई बाई 26 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 26 इंटू 26। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 26 से 26 को यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, ये 2 से आप 25 पर आ जाइए। नाउ अब आप सिंप्लीफाई कीजिए, 26 और पाई यहाँ पर भी है, 26 पाई यहाँ पर भी है, आप 26 पाई को कॉमन लेते चले जाइए, बच क्या गया 30। इस साइड बचे लोग कितना बचेगा? 26 पाई आप निकाल लिए, दैट इज 25। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इतना किस चीज़ में आ जाएगा? दैट मच ऑफ ए रेडियन, 26 पाई इंटू 55, दैट मच ऑफ ए रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। कैन यू फाइंड व्हाट इज द टोटल रिवॉल्यूशन एंड कितना रिवॉल्यूशन घूमेगा? तो रेडियन जो आया है उसको 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे हो? 26 पाई 55 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये पाई से पाई कटा 30। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई 1355, it is 715 revolution. So this is your answer. तो उतना एंगुलर वेलोसिटी को गेन करना है अगर 26 सेकेंड में, तो हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इज डज इट मेक द व्हील अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज इक्वल टू 13 इंटू 55, यस 715 रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार बहुत ही इजी क्वेश्चन इस बार आया IIT JEE के 16 मार्च में आया था। 16, 17 और 18 3 दिन एग्जाम हुए थे, डबल शिफ्ट में हुए थे, उसमें ये 16 मार्च की क्वेश्चंस आया। क्या आया? 0.5 kg का एक ब्लॉक है जो दूसरे हैवी ब्लॉक पर 4.5 kg के ब्लॉक पर रखा हुआ है। जो बड़े वाले ब्लॉक है इट इज केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस ऑन ए टेबल, ये टेबल पर रखा हुआ है। एंड जो छोटे वाले ब्लॉक और बड़े वाले ब्लॉक के बीच की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 3/7। Mass of the smaller block is 0.5 kg and the mass of the heavy block is 4.5 kg. Now there is a question. What is the question? Blocks over blocks में मैंने कई क्वेश्चंस आपको कराए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे वीडियोस को। अब कहता है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स। यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगा सकते हैं सो दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें, इसके लिए आप कितने ज़्यादा फोर्स मैक्सिमम लगा सकते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स में मैं आपको क्या बताता रहा हूँ हर बार के समान एक समान, कि भाई जो अननोन है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ तो आप कोई भी अमाउंट ऑफ फोर्स लगा सकते हैं, मैक्सिमम जो फिनाइट फोर्स है उसको निकालिए। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगने वाले जो फ्रिक्शन फोर्स होंगे वही तो इसे पुल करेगा। सो व्हाट इज दिस फोर्स, और वह भी लिमिटिंग या यूँ कह लीजिए एफएस मैक्स की जो वैल्यू, स्टैटिक मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितने हो सकते हैं। अब प्रश्न यहाँ से है तो इसके लिए आप नॉर्मल रिएक्शंस का दिखा लीजिए कि व्हाट इज दिस नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शंस कितना हो जाएगा, m इंटू जी 0.5 और g की वैल्यू 9.8 ही लेना है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टैंडर्ड हो गया। अब आपका फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लगता है, दैट इज एफ लिमिटिंग, दिस इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू 3/7 इंटू एन की वैल्यू 0.5 इंटू 9.8।
ये वैल्यूज आते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं, इतना वैल्यूज का आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। कैन यू फाइंड व्हाट इज द एक्सीलरेशंस। अब आपके पास ये भी एक आ सकता है कि भाई ये चलिए ये तो ठीक है, अब आप हमको ये बताइए कि एक्सीलरेशंस कितना लगेगा। नाउ व्हाट इज दिस मैक्सिमम फोर्स के कारण मास इनटू एक्सीलरेशन। व्हाट इज दिस एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशंस ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। तो चलिए हमने डायरेक्ट न्यूटन्स कर लगाया है, 3/7 मास 0.5 इंटू 9.8। आप देख सकते हैं ये मास भी कितना है, 0.5 है, तो ये मास से ये मास कैंसिल हो जाएगा। इससे अगर इसकी अगर हम लोग आते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/7 डिवाइडेड बाई 9.8। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा 1.4। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4.2। तो 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द ए मैक्सिमम। किसके लिए मैक्सिमम हो गया? फॉर 0.5 kg ब्लॉक। ठीक, अब ये बात तो आप अच्छी तरह याद रखिए कि ये ब्लॉक इससे ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं कर सकता, और आपके पास एफ मैक्सिमम आप तो ये कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो कुछ वैल्यू देंगे, कम देंगे तो दोनों साथ जाएगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कितना दीजिएगा ताकि ये दोनों साथ साथ चलने के लिए इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन दोनों टाई कर जाए। तो यहाँ पर कि अब बात आ गया, व्हाट इज द एफ मैक्स सो दैट बोथ मूव टुगेदर। बस यहीं तक का इसका सफर है। ये अब दोनों मास को एक कर लीजिए, दैट इज 5 kg, और एक्सीलरेशन दिस इज 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, दिस इज 21 न्यूटन। सो 21 न्यूटन इज योर करेक्ट आंसर। तो आप उसमें वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चंस को जरा गौर कीजिए। ये पुराने IITs के क्वेश्चंस हैं। कब की ये क्वेश्चंस हैं? तो आप ये देख सकते हैं 2005 के क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसे आप चेंज कर लीजिए, ये अभी के क्वेश्चंस नहीं है। अब क्या कहता है कि इसमें क्वेश्चंस का सार क्या कहता है? कहता है दो प्रोजेक्टाइल्स हैं। प्रोजेक्टाइल्स मतलब आप इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये एक मास m1 है और ये एक मास m2 है। दोनों को आपने किसी भी दिशा में फेंका। कब फेंका? एट टाइम t = 0, एट टाइम t = 0, एंड दिस हैज ए वेलोसिटी v1 एंड दिस हैज ए वेलोसिटी v2। ठीक आ गया। अब क्या कहता है कि ये जब आपने फेंका थोड़ी देर के बाद, दैट इज आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम 2t0। अब आपके पास क्या लगता है, ये भी टाइम t = 0 है। कहता है 2t0 टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज करता है। तो सपोज कीजिए ये ऐसे मूव करके आ गया, ये ऐसे मूव करके आ गया। अब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v1 डैश है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v2 डैश है। कहीं भी किसी भी तरफ आप शो कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इज द टाइम इंटरवल? जो अब टाइम t डैश लगा, दिस इज 2t0। पहला कितना टाइम लगा? 0 पर फेंके थे, अब टाइम कितना है? 2t0। सो व्हाट इज द इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t कितना हो गया? टाइम इंटरवल 2t0 माइनस t, सॉरी 0, दैट इज इक्वल टू 2t0। दिस टाइम इंटरवल में इस टर्म को अगर हम पहचाने तो ये टर्म क्या कहता है? दिस इज सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है आफ्टर 2t0 टाइम। और ये क्या है? सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है कब? जब टाइम t = 0 पर आता है। तो दिस इज नथिंग बट चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये पूरा टर्म क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट चेंज इन लीनियर मोमेंटम। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टाइम। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आ जाइए। फोर्स इक्वल टू हम लोग इसका लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर थोड़ा सा आ जाइए। नाउ व्हाट इज फोर्स? अगर हम फोर्स की बात करें अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, तो दैट इज डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। यहाँ से आ जाइए। सो व्हाट इज द डेल्टा P वेक्टर? इज इक्वल टू F डेल्टा T। दिस इज नथिंग बट इम्पल्स। इसे हम इम्पल्स भी कह सकते हैं। लेकिन आपसे अभी वही पूछा, व्हाट इज डेल्टा P। नाउ व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस? अभी भी एयर में ही है। ये पूरा की पूरा क्या कह रहा है? स्टिल द बोथ द मासेस आर इन एयर। बताइए फोर्स किधर लगते हैं? ग्रेविटी m1g। इधर फोर्स कितना लगेंगे? ग्रेविटी m2g।
तो नेट फोर्स कितना लग गया इसके पास, m1 प्लस m2 इंटू जी, दिस इज द नेट फोर्स। एंड व्हाट इज द टाइम इंटरवल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 2t0। सो हियर इट इज योर आंसर। सो व्हाट इज दिस चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दैट इज m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड दिस इज द आंसर। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। यहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर जरा गौर कीजिए। देख सकते हैं IIT JEE 2003 से ही क्वेश्चन लिया गया है। क्या कहता है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ यू कैन सी ऑन ए प्लेन की बात है। एक तरफ x एक्सिस I डायरेक्शन में है, दूसरी तरफ j एक्सिस है आपको y डायरेक्शन में हो गया। चलिए, एट टाइम t इक्वल टू 0, किसी समय मान लीजिए टाइम t इक्वल टू 0, ए पार्टिकल इज थ्रोन हुज मास इज m विथ वेलोसिटी vp। किस वेलोसिटी से फेंका गया है, vp वेलोसिटी से। मास कितना है पार्टिकल का, m है। एट द सेम टाइम, यहां पर आ जाइए, एट द सेम टाइम फ्रॉम O ए मैन मूव्स विथ ए वेलोसिटी vm। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या कहता है कि एट एनी इंटरवल, यहाँ एक और डाटा दिया हुआ है, t इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल। इस पार्टिकल को पूरे एक समय में घूमने में कितना समय लगता है, t समय लगता है। अब पूछता है व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो आपसे क्या जानने के लिए कह रहा है, लीनियर मोमेंटम को अगर हम p कहें तो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मैन आफ्टर t टाइम, आफ्टर t टाइम, दैट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको ज्ञात करना है। ये एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, लीनियर मोमेंटम से लिया गया है। और ये रिलेटिव वेलोसिटी का भी पार्ट कह सकते हैं। चलिए मैं आता हूँ। लेट अस सपोज द पार्टिकल मूव्स एंड इट कम्स टू ए पोजीशन एट दिस पॉइंट। इस पोजीशन पर आ जाता है। ड्रॉ द टेंजेंशियल एंड इट हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, सो इट इज ए vp। अब मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर थीटा हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे लोग, थीटा हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इसकी एक कंपोनेंट को ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, vp cos थीटा हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, vp sin थीटा। दो कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को चूंकि जेड एक्स के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है g, और ये माइनस के साथ आ जाएगा। चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए इतना माइनस i की डायरेक्शन में आता हुआ। तो हमने इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लिया, वन पैरेलल टू द वाई एक्सिस vp cos थीटा j यूनिट वेक्टर, और दूसरा क्या हो गया vp sin थीटा i विथ नेगेटिव डायरेक्शन, चूंकि ये x नेगेटिव डायरेक्शन में। और ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, दिस इज ऑल टाइम कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज दिस वेलोसिटी आफ्टर t टाइम, क्या हो गया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए वेक्टर फॉर्म में। देखिए इस पार्टिकल का वेलोसिटी आप लेते हैं तो कितना हो जाता है, vp cos थीटा j डायरेक्शन एंड vp sin थीटा i डायरेक्शन। सो vp cos थीटा j डायरेक्शन माइनस vp sin थीटा i डायरेक्शन। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। एक ये कंपोनेंट को पहले मैं कर दिया और ये निगेटिव वाला को। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी एंगुलर पोजीशन थीटा। बस आगे बढ़िए, vp को रहने दीजिए, cos थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल ओमेगा इंटू टी आफ्टर ए टी इंटरवल ऑफ ए टाइम। ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, आप ऐसे जानते होंगे। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई टी, इसलिए थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो पुट दिस वैल्यू ओमेगा टी, ये आपके पास जे वेक्टर रहेगा, माइनस vp इज ऑल टाइम कांस्टेंट, साइन थीटा इक्वल टू ओमेगा टी एंड दिस इज द आई। यहाँ तक आ जाइए, आपने क्या निकाल लिया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ओके, नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए मैन, सिंपल यहाँ से आ जाइए, कितना है वेलोसिटी ऑफ द मैन, सिंपल vm, और ये किस डायरेक्शन में है, ऑल टाइम इट इज ए जे डायरेक्शन। ओके, अब आपके पास क्या है, लीनियर मोमेंटम निकालना है। किसका निकालना है, लीनियर मोमेंटम ऑफ p
एज ऑब्जर्व बाई ए। सबसे पहले आप डिफरेंस इन वेलोसिटी निकाल लीजिए। क्या मैं प्लानिंग कर रहा हूँ? वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एज ऑब्जर्व्ड बाई मैन या विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये कितना हो जाएगा? जे और जे ये कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा भी पार्टिकल कॉस ओमेगा का मतलब कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब इसमें डिफरेंस लेना है इसका, और तब यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस भी एम आ जाएगा, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? वी एम, और ये जे आ जाएगा। एक्चुअली वी पी एम का मतलब क्या होता है? यहाँ से भी देख लीजिए। वी पी एम का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ ए मैन। तो पार्टिकल का कंपोनेंट आपके पास जे है, और मैन का भी कंपोनेंट क्या है आपके पास? वेलोसिटी ऑफ ए मैन जे है। दोनों को घटाएंगे तो वी पी कॉस ओमेगा टी, वी पी कॉस ओमेगा का 2 पाई टी लिख लिए, माइनस वेलोसिटी किसका? मैन का, तो वी एम जे कॉमन ले लिए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट पर, कितना आ जाएगा? इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, और ये आपके पास माइनस वी पी पार्टिकल साइन ओमेगा के जगह पर 2 पाई बाई टी इंटू टी इंटू आई। दिस इज द क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मैन। कब की बात कर रहे हैं? एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम टी, इसलिए फाइनल आ जाइए। व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम पी? किसका? पार्टिकल का। किसके रिस्पेक्ट में? मैन के रिस्पेक्ट में। सिंपल एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम हो जाएगा इंटू वी पी कॉस ओमेगा टी कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस वी एम जे। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में क्या आ जाएगा? माइनस में आ रहा, माइनस वी पी साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी इंटू आई, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर्स। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये पार्ट आ गया। दिस इज द चेंज, दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल एज ऑब्जर्व्ड बाई मैन या विथ रिस्पेक्ट टू मैन, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर्स। इस तरह से आपने ये देखा कि न्यूटन्स लॉ के ऊपर जितने भी पॉसिबल केसेस थे अप टू जो मेरे पास क्वेश्चन अब तक अवेलेबल हो पाया है, उन सभी का सॉल्यूशंस मैंने आपको कॉन्फिडेंटली बताया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं कि कभी भी आप IIT JEE की अगर तैयारी करते हैं तो किस तरह से करें। बाज़ार में बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। सबसे पहला आपका क्या होना चाहिए कि जो रेलिवेंट टॉपिक है वो आपको पता है। जैसे इस टॉपिक में मैंने ऊपर किया था, फोर्स और फ्रिक्शन था, इंक्लूडिंग कुछ सर्कुलर मोशंस के भी पार्ट थे जो मैंने इस पर डील करते रहा हूँ। तो उन सभी का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पहले बढ़िया से एनालाइज कर लीजिए, फर्स्ट काम आपका हो जाएगा। और जब आप एनालाइज करते हैं तो IIT JEE के अब तक के जितने भी क्वेश्चन आपको मिल पाते हैं, मेरे पास लगभग 45 ईयर्स के क्वेश्चन थे जिसको मैंने बखूबी इस पर सॉल्व भी किया है, आप उसको कर लीजिए। इतना आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ कि आपको कोई भी नए क्वेश्चन आते हैं, आपकी सोच वही होती है जो सेटर की सोच था। इसका मतलब ये हुआ कि आप नए क्वेश्चन को बहुत कम समय में और बहुत कॉन्फिडेंटली बनाते हैं। यही IIT JEE का बेस्ट तरीका है। आप अगर समय की बात करते हैं तो इसमें समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, आप रिवीजन भी कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जो भी क्वेश्चंस है चैलेंजिंग क्वेश्चंस है और कॉन्सेप्ट देने वाला क्वेश्चंस है। इस तरह से अब मैं आपके पास दूसरे टॉपिक्स की ओर आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, एनालाइज कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।